हेलो स्टूडेंट, मैं आज वापस हाजिर हूँ आपके सामने लेके अपना अगला टॉपिक जो कि है मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र। इस टॉपिक की बात करूँ बेटा मैं, तो ये सबसे डिफिकल्ट कहा जाने वाला टॉपिक है, लेकिन मैं इंश्योर करता हूँ जैसा मैं बताऊं वैसा आप पढ़ते जाओगे। दूसरी चीज जो मैंने पास्ट लेक्चर में बताया आपको, एक तो हमारा oogenesis यानी अंडाणु जनन, दूसरा हमारा बेटा फोलिकुलर डेवलपमेंट यानी पुट्टिकीय परिवर्धन। अगर ये दोनों टॉपिक आपने अच्छे से पढ़े हैं और मैं जैसे बता रहा हूं वैसे पढ़ोगे तो मैं 100% श्योर हूं कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते किससे? सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो ये नेचुरल चेंज होते हैं, उनको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये नेचुरल चेंज किस किस के अंदर होते हैं? फीमेल में मिलने वाले हॉर्मोन्स के, ओवरी के अंदर और यूटेरस। इन तीनों के अंदर मिलने वाला जो नेचुरल चेंज, जो प्राकृतिक बदलाव होता है बेटा, इनको हम एक साथ क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र बोलते हैं। इसकी बात करूं तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है 13 साल की उम्र में होती है, जिसको हम मिनार्की या रजो दर्शन बोलते हैं। वहीं बेटा इसकी एंडिंग की बात करूं जो कि 45 ईयर में होती है, उसको हम मिनोपोज या रजोनुवर्ती बोलते हैं। यहां पर इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 3 फेज के अंदर बांटते हैं बेटा। जैसे आपकी एनसीईआरटी बता रही है वो बता रहा हूं। 3 फेज में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहली जो फेज आती है उसको हम मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, जिसको हिंदी में रक्त स्रावी अवस्था बोलते हैं बेटा। ये 1 से लेकर 5 दिन तक चलने वाली अवस्था होती है। दूसरी जो अवस्था होती है बेटा, इसको हम प्री ओवुलेटरी या फिर एस्ट्रोजेनिक या फिर प्रोलिफिकेशन या फिर फोलिकुलर स्टेज कहते हैं। यहां पर आपकी एनसीईआरटी के अंदर इतने नाम नहीं लिखे हुए बेटा। आपकी एनसीईआरटी में सिंपल एक नाम लिखा हुआ है, पुट्टिकीय अवस्था या फोलिकुलर फेज। लेकिन मेरी बात मानना, ये सारे के सारे नाम आप याद करना, क्योंकि जब सारे के सारे नाम याद होंगे तो हर एक नाम का यूज करके आप इसके बारे में सब कुछ बता दोगे। फॉर एग्जाम्पल इसको एस्ट्रोजेनिक फेज इसलिए बोलते क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा निकलता है। इसको प्रोलिफिकेशन फेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम एंडोमेट्रियम बनता है। प्रोलिफिकेशन या प्रचुरोद भवन का मतलब होता है बनना, फॉर्मेशन होना। इसको फोलिकुलर या पुट्टी की अवस्था इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फोलिकल्स डेवलप होते हैं। याद करो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन। तो इसमें पुट्टिका या फोलिकल्स डेवलप होती है। तो हम इजीली इन नाम को अगर हमें याद होगा तो ये नाम हम इनका यूज करके हम इजीली इस फेज के बारे में बहुत कुछ बता देंगे। अगली बेटा बात करूं मैं इसके अंदर, तो ये 6 से 13 दिन तक चलने वाली फेज होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज की बात करूं तो मैंने 2.5 लिखा है बेटा, 3 नंबर नहीं लिखा है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के अंदर बात करूं तो इसको एक अलग फेज या अवस्था नहीं बताइए, लेकिन हम इजीली चीजें समझ सके इसलिए मैंने इसको अलग से एक फेज बता दिए। इसलिए मैंने नंबर 3 नहीं डाला, 2.5 डाला है, क्योंकि 3 फेज ही होती है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो जो अगली फेज होती है वो होती है ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग की बेटा। यहां पर थर्ड फेज की बात करें तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट ओवुलेटरी, यानी ये ओवुलेशन के बाद की अवस्था होती है। प्रोजेस्ट्रोनिक बोलते हैं क्योंकि इस टाइम प्रोजेस्ट्रॉन बहुत भयंकर निकलता है। सिक्रेटरी या स्रावी अवस्था बोलते हैं क्योंकि इस टाइम एंडोमेट्रियम का नेचर सिक्रेटरी हो जाता है, या मैं बोल दूं कि एंडोमेट्रियम का जो प्रकृति होती है वो स्रावी प्रकृति होती है, उसमें से केमिकल्स निकलते हैं, इसलिए स्रावी अवस्था होती है। या ल्यूटियल या पित्तपिंड अवस्था। पित्तपिंड अवस्था इसलिए बोलते हैं या ल्यूटियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। याद करो, हम फोलिकुलर डेवलपमेंट में पढ़ा था बेटा, ओवुलेशन के बाद में जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम ल्यूटियल बोलते हैं। और देखो, ओवुलेशन के बाद वाली अवस्था ल्यूटियल अवस्था। तो ये नाम अगर आपको याद रहेंगे तो इजीली आप इसके बारे में बहुत कुछ बता सकोगे, अगर बोले आपको कुछ नॉलेज ना हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी में भले ये 2 नाम ही दिए हुए हैं, इसका ये नाम दिया हुआ है, इसका ये नाम दिया हुआ है, लेकिन आप सारे के सारे नाम याद रखोगे तो इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मन में कि सर ये नाम किस बेसिस पर रखे हैं? तो ध्यान रखना बेटा, यहां पर मैं इन नामों की बात करूं तो
जैसे पोस्ट ओवुलेटरी, ओवुलेशन और प्री ओवुलेटरी, ये किसके बेसिस पर है? ये ओवुलेशन के बेसिस पर है। ओवुलेशन से जस्ट पहले की प्री ओवुलेटरी, ओवुलेशन के जस्ट बाद की पोस्ट ओवुलेटरी। ये जो बताया हुआ है ये हार्मोन के रिस्पेक्ट में है। यहां पर एस्ट्रोजन, यहां पर प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन के रिस्पेक्ट में है। और यहां पर बात करूं ये वाला फॉलिकुलर या सिक्रेटरी, ये यूटेरस के रिस्पेक्ट में है। पहले यूटेरस का अंदर एंडोमेट्रियम बनता है, फिर वो स्रावित नेचर का हो जाता है, तो ये एंडोमेट्रियम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद फॉलिकुलर बोल दूं या मैं बोल दूं बेटा ल्यूटियल, ये मैं बात कर रहा हूं ओवेरी या अंडाशय के रिस्पेक्ट में। अंडाशय में पहले फॉलिकल बनते हैं, फिर कॉर्पस ल्यूटियम रहता है, तो उसके रिस्पेक्ट में बात है। तो ये नाम किस किस के रिस्पेक्ट में है आपको पता होना चाहिए, आप इनको लिख लेना जैसा मैंने बताया आपको। नेक्स्ट बेटा पोस्ट ओवुलेटरी या प्रोजेस्टेरोन की स्टेज की बात करूं तो ये 15 से लेकर 28 दिन तक चलता है। मैं एक आइडियल मेस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं, हालांकि आइडियल कभी होता ही नहीं है, एक आदर्श कभी नहीं होता है। आपने देखा होगा आइडियल गैस, आदर्श गैस, मुझे सोच के बताओ कोई भी आप गैस ऐसी अज्यूम कर सकते हो जो आदर्श गैस हो, आइडियल गैस हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चीजें कभी आइडियल होती ही नहीं है बेटा। कभी भी कोई चीज आदर्श या आइडियल होती ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो सर ये क्यों 28 दिन का दिया है? हम इजीली चीजें समझ सके इसलिए। मेस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो ये 28 दिन का किस में चलेगा पता है? एक ऐसी फीमेल जिसको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम ना हो, कोई भी टेंशन नहीं हो, मतलब मेंटली वो एकदम फिट हो, उसका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा हो, उसके लिए अच्छी है, उसके लिए 28 डेज की है। मुझे एक भी ऐसी फीमेल बता दो जिसका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है या फिर जिसको मेंटली कोई टेंशन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए जनरली 28 दिन की नहीं होती है, लेकिन हम आइडियली कितनी मान के चल रहे हैं? 28 दिन की। क्लियर? तो इन 28 दिन में से बेटा 15 से लेकर 28 दिन का फेज ये होता है, इसके डे फिक्स होते हैं। ध्यान रखना, इसके दिन चेंज हो सकते हैं, इसके दिन चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसके दिन कभी भी चेंज नहीं होंगे। इसके हमेशा कितने दिन होंगे? 14 दिन होंगे। इसके डे फिक्स होंगे, कितने होंगे? 14 दिन होंगे। 14 डे होगा बेटा। 15वें दिन से ये स्टार्ट हो जाएगी और 28 दिन तक ये कंप्लीट हो जाएगी। अब मन में डाउट आ रहा, सर एक बात आपने अभी बोली कि 28 दिन हो, ये फिक्स नहीं है, और आप बोल रहे हो 15 से 28, 14 दिन फिक्स बता रहे हो। बेटा मेरा कहने का मतलब है कि लास्ट के जितने भी दिन हो, मान लो कि अगर 30 दिन हो तो 30 माइनस 14 कितना हो गया? अपने हो जाएगा 16 से 30, तो 16 से 30 दिन का हो जाएगा। मतलब दिन फिक्स है, दिन फिक्स है। आइडियल के हिसाब से 15 से 28 दिन की है। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको और अच्छे से समझाना चाहता हूं, जो कि अपने नीट के अंदर या एम्स के अंदर मल्टीपल टाइम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक फीमेल है जिसके अंदर मेस्ट्रुअल साइकिल 34 दिन की है। एक फीमेल है जिसके अंदर मेस्ट्रुअल साइकिल 34 दिन की है, तो आप बताइए उसके अंदर ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग कब हुआ होगा? तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत इजी तरीका है। मेस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का दिया हुआ? मेस्ट्रुअल साइकिल इज इक्वल्स टू, सॉरी हमको क्या बताना? ओवुलेशन बताना। तो ओवुलेशन इज इक्वल्स टू मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14। क्यों? क्योंकि इसके 14 दिन फिक्स है। तो कितना हो जाएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है? 34 दिन की माइनस 14, अपना आंसर आ जाएगा 20। मतलब 20वां दिन वो है जब उस फीमेल के अंदर ओवुलेशन होगा। इसी मेथड का बहुत बार डॉक्टर यूज करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? मल्टीपल मेंस्ट्रुअल साइकिल का आइडिया लगाते हैं। कोई एक ऐसा कपल होता है जो कि एलिजिबल नहीं होता है, जो कि ट्राई करता है लेकिन फिर भी वो पेरेंट नहीं बन पाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले उस फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री निकालते हैं और एक आइडिया लगाते हैं कि इस दिन के आसपास ओवुलेशन होगा। सोच के देखो, अगर इस दिन के आसपास ओवुलेशन होगा तो डॉक्टर सजेस्ट करेगा कि इससे 2 दिन पहले और इससे 2 दिन बाद में, मतलब इन 4 दिन में ट्राई करिए कोपुलेशन की। डॉक्टर सजेशन देगा और हो सकता है इसकी वजह से वो पेरेंट्स बन भी जाए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अब इन तीनों फेज को स्टार्ट करने से पहले कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं, जिससे इन तीनों फेज को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सबसे पहले बेटा नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हो, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम पित्त
पिंड। इसकी बात करूं तो इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन होता है? LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखो मैंने क्या किया, यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम बनाया है। अगर आपको याद हो तो हमने जब फोलिकुलर डेवलपमेंट या पुट्टी के परिवर्तन पढ़ा था तब पढ़ा था कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो भर भर के प्रोजेस्टेरोन और थोड़ा सा एस्ट्रोजन निकालता है। बेटा जब भर भर के प्रोजेस्टेरोन निकल रहा हो, थोड़ा सा एस्ट्रोजन निकल रहा हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक नेगेटिव फीडबैक जनरेट होता है। एक नेगेटिव फीडबैक जनरेट होता है किसके लिए? GnRH हार्मोन के लिए, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से। अब क्या करेंगे, जैसे जैसे ये बढ़ेंगे वैसे वैसे कम हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से GnRH हार्मोन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर GnRH कम हो जाएगा तो बेटा तो उसकी वजह से LH और FSH भी कम हो जाएगा। सोच के देखो, इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन कर रहा था? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसने बहुत तगड़ा प्रोजेस्टेरोन थोड़ा एस्ट्रोजन निकालने की वजह से क्या हो गया, GnRH कम कर दिया, उसकी वजह से LH कम और FSH कम। मुझे सोच के बताओ, LH कम हो गया तो क्या अब इसको कोई मेंटेन करने वाला है या नहीं? ऑब्वियसली बात, अब इसको कोई मेंटेन करने वाला नहीं बचा। इसका मतलब क्या बेटा, इसको ये मेंटेन नहीं कर पाएगा, और अगर ये इसको मेंटेन नहीं कर पाएगा तो इसकी वजह से अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा बेटा, डीजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और खत्म होके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? कॉर्पस एल्बिगन में। व्हाइट कलर की बॉडी, याद करो बेटा, कॉर्पस एल्बिगन व्हाइट कलर की बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि कॉर्पस ल्यूटियम कुल्हाड़ी पर पैर मार रहा है। पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहा है, ये कुल्हाड़ी पर पैर मार रहा है। जो इसको मेंटेन करने वाला था ये उसी को कम कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, जो इसको मेंटेन कर रहा है ये उसी को कम कर रहा है, तो अब इसको मेंटेन करने वाला कोई नहीं है। मेंटेन करने वाला कोई नहीं है तो आगे जाकर ये खत्म हो जाएगा। ये कब होता है? जब नॉर्मल चीज होती है। आगे हम देखेंगे कि कैसे इसको मेंटेन रख सकते हैं और कैसे ये मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 बेटा, एस्ट्रोजन के बारे में है। ये आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन आपको याद रखना है बेटा। इस एस्ट्रोजन की वजह से दो चीजें होती है, एक होता है हाइपरप्लेजिया। हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये टर्म नहीं दी हो बेटा। हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है? सेल का नंबर बढ़ना। मतलब इस एस्ट्रोजन की वजह से सेल का नंबर बढ़ता है। और कौन सी जगह पर सेल का नंबर बढ़ता है? एंडोमेट्रियम के अंदर। ये एस्ट्रोजन क्या करता है बेटा? इस एंडोमेट्रियम के अंदर सेल के नंबर को बढ़ा देता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। दूसरा बेटा, इस एस्ट्रोजन की वजह से एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल का साइज बढ़ना। और सेल का साइज कहां बढ़ता है? मायोमेट्रियम के अंदर सेल का साइज बढ़ता है। बेटा ये दोनों चीजें हो रही है, यहां पर सेल का नंबर बढ़ रहा है और सेल का साइज बढ़ रहा है। तो मुझे सोच के बताओ, ओवरऑल जो यूटेरस है उसकी दीवार मोटी होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या होगा, जो यूटेरस की वॉल होगी, यूटेराइन वॉल, यूटेरस की दीवार क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी बेटा। इसकी वजह से ठीक हो जाएगी। इसकी वजह से यूटेरस की दीवार क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी बेटा। अब देखो अगला नोट पॉइंट प्रोजेस्टेरोन के बारे में है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं बेटा। ये प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। देखो एंडोमेट्रियम को बनाएगा कौन? एस्ट्रोजन। मेंटेन कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। और एक फीमेल के अंदर जब वो प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने लगातार प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत हाई रहता है। जब उसकी डिलीवरी होने वाली होती है तब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहता, वो टूट जाता है, बच्चा बाहर निकल जाता है, बच्चा बर्थ ले लेता है। अगला नोट पॉइंट बेटा अपना देखो, सेकेंडरी, टर्सरी या ग्राफियन फॉलिकल है। द्वितीयक, तृतीयक या ग्राफियन पुटक है बेटा। ये क्या करता है? याद करो, हमने देखा था भर भर के एस्ट्रोजन और थोड़ा सा प्रोजेस्टेरोन निकालता है। भर भर के एस्ट्रोजन और थोड़ा सा प्रोजेस्टेरोन निकालता है। जब भर भर के एस्ट्रोजन और थोड़ा सा प्रोजेस्टेरोन निकलता है तो इस कंडीशन के अंदर ये एस्ट्रोजन जो होता है ये पॉजिटिव फीडबैक देता है। सोच के देखो, अगर पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो क्या इसकी वजह से GnRH बढ़ने लग जाएगा? ये GnRH बढ़ गया। GnRH बढ़ गया मतलब LH भी बढ़ गया और FSH भी बढ़ गया बेटा।
कितना बढ़ेगा, आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर जानना चाहते हो जस्ट नॉलेज के लिए जान लो, पूछता नहीं कोई। एफएसएच 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा और एलएच 6 से 10 गुना बढ़ जाएगा। कई कई बुक्स इसको 8 से 10 गुना भी बोलती है, दोनों ही सही है। 6 से 10 गुना बढ़ जाता है। जब ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो इसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। क्या बोलेंगे? एलएच सर्ज। और इसको हम बोलते हैं एफएसएच सर्ज। हालांकि एफएसएच सर्ज आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, एलएच सर्ज आपकी एनसीईआरटी में है। इस एलएच सर्ज की वजह से अब ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग हो जाता है बेटा। दूसरा बेटा, बढ़ा हुआ एलएच और बढ़ा हुआ एफएसएच क्या करता है बेटा, इसकी वजह से अब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। याद करो, अगर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया तो क्या प्राइमरी oocyte अब सेकेंडरी oocyte बन जाएगा? हाँ, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे बेसिक नोट पॉइंट है बेटा। ओके, देखो स्टूडेंट, अब हम इन तीनों फेज को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, जो मैं बोलूं इमेजिन करते चलना। क्या होगा? सबसे पहले बेटा मेस्ट्रुएशन फेज है। मेस्ट्रुएशन फेज, मेस्ट्रुएशन फेज को मेस्ट्रुएशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होती है। सोच के देखो, ब्लीडिंग क्यों हुई होगी? ब्लीडिंग इसीलिए हुई होगी क्योंकि एंडोमेट्रियम को संभालने वाला कोई बचा नहीं। एंडोमेट्रियम को कौन संभाल रहा था? प्रोजेस्टेरोन। क्या ब्लीडिंग हुई है इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन कम हुआ होगा, और प्रोजेस्टेरोन निकलता कहां से? कॉर्पस ल्यूटियम से। इसका मतलब यह है कि कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो गया होगा, तभी प्रोजेस्टेरोन नहीं निकला। और कॉर्पस ल्यूटियम क्यों खत्म हुआ बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम इसलिए खत्म हुआ क्योंकि उसको मेंटेन करने वाला हार्मोन नहीं बचा, जो कि हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो कहानी कुछ इस तरह से, सबसे पहले क्या हुआ होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम हुआ होगा। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम हुआ तो इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला कोई नहीं बचा, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लग गया। एक बात ध्यान रखना, कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेट या खत्म होना शुरुआत कब होता है? 23वें दिन से, और पूरा खत्म कब हो जाएगा? 28वें दिन। 28 दिन वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम हो सकता है डीजनरेट हो गया, और कॉर्पस ल्यूटियम अगर डीजनरेट हुआ इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया होगा। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ इसका मतलब अब एंडोमेट्रियम टूट जाएगा, ब्लड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यही हमारी मेस्ट्रुएशन फेज है बेटा। देखो चार्ट की फॉर्म में हमने लिखा है इसको। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कम होने की वजह से अब खत्म हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस एल्बिगन में। अगर ऐसा हो गया तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कम हो गए बेटा। सोच के देखो, अगर प्रोजेस्टेरोन कम हो गया तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला कोई नहीं है। एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला कोई नहीं है। अगर एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला कोई नहीं है तो ये शेडेड हो जाएगा, ये टूट जाएगा, और टूट कर ब्लड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। दूसरा बेटा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कम हो चुके हैं। मुझे सिंपली सोच के बताओ, मैंने आपको बताया था कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन भर भर के, एस्ट्रोजन थोड़ा सा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं। अगर नेगेटिव फीडबैक भेज रहे तो जीएनआरएच कम होगा, एलएच कम होगा, एफएसएच कम होगा, तभी तो ये सब कुछ हुआ। अब यहां पर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कम हो गए तो मुझे बताओ क्या नेगेटिव फीडबैक भेजने वाला कोई बचा? नहीं। इसका मतलब नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा, और नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा इसका मतलब क्या है यहाँ पर? अगर नेगेटिव फीडबैक एब्सेंट है बेटा, अगर नेगेटिव फीडबैक एब्सेंट है इसका मतलब क्या हो गया? अब नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा। नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा तो जीएनआरएच वापस अब ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाएगा। जीएनआरएच बढ़ गया तो एलएच भी बढ़ेगा, एफएसएच भी बढ़ेगा, एलएच और एफएसएच दोनों बढ़ेंगे। अब क्या होगा? सोच के देखो, अगर एफएसएच बढ़ गया, एफएसएच का नाम क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छे से समझें तो ये ऐसा हार्मोन है जो कि फॉलिकल्स या पुटिकाओं को स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है, उनको एक्साइट करता है, उनको प्रोत्साहित करता है कि आप प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो, सेकेंडरी से टर्सरी में कन्वर्ट हो, टर्सरी से ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो। मतलब ये हार्मोन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है, प्रोत्साहित करता है उनको डेवलप होने के लिए। तो क्या होगा? अब इस एफएसएच की वजह से लगभग तीसरे दिन, तीसरे से 5वें दिन, जब मेस्ट्रुअल साइकिल के मेस्ट्रुएशन खत्म होने वाली है, ये फेज जब खत्म होने वाली है, उस टाइम क्या होगा? एफएसएच बढ़ जाएगा, और एफएसएच के बढ़ने की वजह से 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल
उद्दीप्त होंगे, स्टिमुलेट होंगे। 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल बेटा स्टिमुलेट होंगे, स्टिमुलेट होंगे, उद्दीप्त होंगे, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाओ। ये सब कुछ हमारा बेटा क्या है, मेंस्ट्रुएशन है। अब जब ये उद्दीप्त हो जाएंगे तो फॉलिकल्स डेवलप होने लग जाएंगे, और अगर फॉलिकल डेवलप होने लग जाएंगे तो हमारी जो अवस्था आ जाएगी, जो स्टेज आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, दूसरी फॉलिकुलर स्टेज। जो दूसरी अवस्था है बेटा, इसका नाम क्या है, प्री ओवुलेटरी। प्री ओवुलेटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओवुलेशन से पहले वाली फेज होती है। ईस्ट्रोजेनिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन भर भर के निकला, प्रोजेस्टेरोन थोड़ा सा निकलेगा लेकिन एस्ट्रोजन भर भर के निकला, भयंकर तरीके से एस्ट्रोजन निकलता है, इसीलिए इसको एस्ट्रोजेनिक स्टेज बोलते हैं। प्रोलिफिकेशन, वर्ड प्रोलिफिकेशन का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन, फॉर्मेशन निर्माण। इस टाइम क्या होता है बेटा, एंडोमेट्रियम का निर्माण होता है। एंडोमेट्रियम की जो सेल्स बनती है उसकी वजह से जो यूटेरस या गर्भाशय इसकी दीवार चौड़ी होती है, इसलिए इसको प्रोलिफिकेशन बोलते हैं। इसको हम फॉलिकुलर स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फॉलिकल्स डेवलप होती है, पुटिकाएं परिवर्धित होती हैं, विकसित होती हैं, इसलिए इसको फॉलिकुलर स्टेज बोलते हैं। ये जो भी मैंने बोला इसको एक चार्ट की फॉर्म में मैंने यहां पे बताया बेटा आपको। क्या होगा, इस एफएसएच की वजह से 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल थे, इनको इसने उद्दीप्त या स्टिमुलेट किया और इनसे 1 से 2 सेकेंडरी फॉलिकल बन गई। इन 1 से 2 सेकेंडरी फॉलिकल से एक टर्सरी फॉलिकल बना और उनसे एक ग्राफियन फॉलिकल बना या मैच्योर फॉलिकल बना। तो मुझे देख के बताओ, सोच के बताओ, यहां पर सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल बन रहा, मतलब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और क्योंकि यहां पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा बेटा, यहां पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए इस अवस्था को हम फॉलिकुलर फेज या पुटिकीय अवस्था बोलते हैं। अब ग्राफियन फॉलिकल या टर्सरी फॉलिकल याद करो बेटा, उनकी 2 परत होती थी, 2 लेयर थी, थीका एक्सटर्ना बाह्य गुहर, थीका इंटरना आंतरिक गुहर। याद करो, थीका एक्सटर्ना से प्रोजेस्टेरोन निकलता था और थीका इंटरना से एस्ट्रोजन निकलता था। मैंने वहां पर आपको बताया था कि थीका इंटरना से एस्ट्रोजन भर भर के निकलेगा और थीका एक्सटर्ना से प्रोजेस्टेरोन थोड़ा सा निकलेगा। अभी नोट पॉइंट में हमने एक चीज देखी, अगर एस्ट्रोजन भर भर के निकले तो बेटा उसकी वजह से हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी होगा, मतलब एंडोमेट्रियम की जो सेल्स है वो बनेगी, उनका नंबर बढ़ेगा, और जो मायोमेट्रियम की सेल्स है उनकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, उनका लेंथ बढ़ जाएगी, उनकी साइज बढ़ जाएगी। मतलब ओवरऑल क्या होगा, यूटेरस की जो दीवार है, यूटेरन वॉल, वो मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। और मोटी हो जाएगी, थिक हो गई, ये मोटी क्यों हुई, एंडोमेट्रियम की सेल्स का निर्माण हुआ। निर्माण मतलब प्रोलिफिकेशन है, प्रचुरोद्भवन। तो मतलब इसीलिए इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, प्रोलिफिकेशन या प्रचुरोद्भवन बोलते हैं। इसके बाद बेटा मैं बात करूं, देखो ये सारा मैंने बता दिया। प्री ओवुलेटरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओवुलेशन से जस्ट पहले की अवस्था है। एस्ट्रोजन ने क्यों बोलते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन भर भर के निकला है। प्रोलिफिकेशन क्यों बोलते हैं, एंडोमेट्रियम की दीवार, सॉरी यूटेरस की दीवार मोटी हुई है, एंडोमेट्रियम बना है। फॉलिकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ है। ये सारा कुछ होता है इसलिए स्टेज है, यही सारा कुछ इस स्टेज में है। अब देखो मैंने आपको बताया था बेटा, एस्ट्रोजन अगर भर भर के निकला तो क्या होगा, इस एस्ट्रोजन की वजह से LH बहुत ज्यादा निकलेगा। LH बहुत ज्यादा तो LH सर्ज हो जाएगा। LH सर्ज हो जाएगा तो मुझे बताओ क्या ओवुलेशन होगा या नहीं होगा, हाँ होगा। LH सर्ज बेटा ओवुलेशन, यही हमारी 2.5 वाली स्टेज थी, 2.5 नंबर की जो स्टेज थी यही थी ओवुलेशन। ओवुलेशन हो चुका है। अब ओवुलेशन हो चुका है तो क्या होगा बेटा, जो सेकेंडरी oocyte होगा, वो सेकेंडरी oocyte कहां पहुंच जाएगा बेटा, आपकी फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट या अंडवाहिनी में पहुंच जाएगा। और पीछे जो बच जाएगा वो क्या होगा बेटा, आपका कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम, पीछे बचा हुआ पार्ट कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता, तो बच कौन गया, कॉर्पस ल्यूटियम। अब क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है तो अब जो अवस्था की शुरुआत होगी वो कौन सी होगी, ल्यूटियल अवस्था, ल्यूटियल फेज। देखते हैं अब ल्यूटियल फेज के बारे में बेटा। देखो स्टूडेंट,
अपने लास्ट थर्ड फेज आती है जो कि हमारी पोस्ट ओवुलेटरी या प्रोजेस्ट्रोनिक या ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज। इस फेज में क्या होगा, ये फेज स्टार्ट कब होगी, जब ओवुलेशन हो जाएगा। तो ओवुलेशन होने के बाद जो बचा हुआ पार्ट रह जाएगा ओवरी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल का, वो उसके अंदर ब्लड वेसल्स घुस जाएगी, ब्लड क्लोट बन जाएगा। याद करो फॉलिकुलर डेवलपमेंट हमने उसको बोला था कॉर्पस हिमेरेंजिकम। ये कॉर्पस हिमेरेंजिकम अब कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बन गया बेटा, बनते ही इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। तो इसको ल्यूटियल फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, और क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है इसलिए इसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम याद करो, अभी हमने नोट पॉइंट में पढ़ा था, भर भर के प्रोजेस्टेरोन थोड़ा सा एस्ट्रोजन, क्योंकि यहां पर भर भर के प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेस्ट्रोनिक फेज बोलते हैं बेटा। अब जब भर भर के प्रोजेस्टेरोन निकलेगा तो क्या होगा बेटा, ये एंडोमेट्रियम का सीक्रेटरी या नेचर या स्रावी प्रकृति को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा, इसीलिए ताकि इन फ्यूचर जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो जाए तो एम्ब्रियो को प्रॉपर चिपकने के लिए जगह मिल जाए, एम्ब्रियो को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए, इसलिए क्या करता है, ये स्रावी या सीक्रेटरी नेचर को बढ़ा देता है। इसलिए इस फेज को हम सिक्रेटरी फेज बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। ये ओवुलेशन के बाद चलती है इसलिए इसको हम पोस्ट ओवुलेटरी बोलते हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, पोस्ट ओवुलेटरी बोल देंगे। दूसरा बेटा, ये क्या करेगा, इस एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर देगा, करेगा मेंटेन एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखेगा। एंडोमेट्रियम जब मेंटेन रहेगा बेटा तो उस टाइम क्या होगा, ये अच्छे से बना रहेगा, और इन फ्यूचर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो अगर एंडोमेट्रियम बना हुआ है तो उस जाइगोट से एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो को चिपकने के लिए जगह मिल जाएगी। अब याद करो हमने नोट पॉइंट पढ़ा था, प्रोजेस्टेरोन भर भर के एस्ट्रोजन थोड़ा सा निकल रहा है, अगर ऐसा हो रहा तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा। जब नेगेटिव फीडबैक देगा तो GnRH कम हो जाएगा। अगर GnRH कम हुआ तो बेटा LH कम, FSH कम। अगर LH कम तो अब क्या होगा, इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला कोई बचा नहीं, और अगर कॉर्पस ल्यूटियम को कोई मेंटेन करने वाला बचा नहीं तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा। ये खत्म तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा, और जैसे ही टूटा हमारी पहली फेज मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगी। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। ये ओवरऑल आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेटा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट इस वीडियो को 2 बार देखिए ताकि कॉन्सेप्ट आपके एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप डायरेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेक्चर देख रहे हैं बेटा तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप गैमेटोजेनेसिस में जो oogenesis पढ़ा था वो देखिए, पहले आप उसको समझिए, उसके बाद में फॉलिकुलर डेवलपमेंट को समझिए, फिर इस लेक्चर पे आइए ताकि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए। आज के लिए इतना ही बेटा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी कंप्लीट हुई है। ध्यान रखना आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ को मैं ट्राई करूंगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अनअवेलेबिलिटी इसकी वजह से मैं यहाँ उस ग्राफ को नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जो वीडियो में अपलोड करूंगा उसमें एक शॉर्ट वीडियो रहेगा जिसमें मैं उस ग्राफ को आपको एकदम इजीली समझा सकूं। हालांकि अगर आपने ये सब कुछ पढ़ लिया है तो उस ग्राफ को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ग्राफ इजीली समझ में आ जाएगा। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन FSH LH कम रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये टूट जाता है, मेंटेन नहीं रहता है, ब्लीडिंग हो जाती है, सब कुछ बताया हुआ। उस ग्राफ को ध्यान से पढ़ना, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, इन पॉइंट्स को साइड में रखना, उस ग्राफ को समझना, डेफिनेटली आपको ग्राफ बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।